दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसे चलाने की जिम्मेदारी कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं कि प्रशासन तो कोई कार्य अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि हमारे चेयरमैन साहब जो बने हुए थे कांग्रेस के सिंबल पर, उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं, भाई साहब से पूछना आऊँगा। भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस के जो चेयरमैन थे उन्होंने लगभग 15 सालों से कोई कार्य नहीं किया। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसा बता दीजिए कि अगले बार जनता आपको वोट दे, जनता आपको क्यों वोट दे। यहाँ पर जो विधायक हैं और जो सांसद हैं वो लगातार भाजपा के हैं। मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ, तो इन दोनों ने, विधायक जी ने और सांसद जी ने, इस नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी विकास कार्य का एक पत्थर लगाया हो तो ये तीनों बता दें। जवाब दीजिए सर। जनता को एक सेवक चुनना है। देखिए, बाजार से एक घड़ा भी लेने जाते हैं तो उसे भी बजा बजा के देखते हैं, तो प्रत्याशियों को भी ऐसे ही बजा करके देखें। हमने कांग्रेस पार्टी से, हम एक दावेदार हैं कि इस बार चेहरा बदल करके हमको प्रत्याशी बनाया जाए, तब हम बेहतर काम करेंगे। और दूसरी आपकी बात वो ठीक है, लेकिन चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन विचारधारा तो सेम ही है ना। विचारधारा मुझे बताइए, विचारधारा सेम है। आप आएंगे, आपकी विचारधारा नहीं, भी हमारी विचारधारा होगी। आप बताइए, आप पार्टी के अलावा पार्टी के अलग से चल सकते हैं। और ये जो नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, नगर पालिका रामनगर के कांग्रेस के, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष हैं। ये जो कांग्रेस और बीजेपी वाली जो डिबेट चल पड़ी है, ये नगर पालिका के उसमें कहाँ से आ गई है? आप अपनी पार्टी को फायदे गिना रहे हैं। ऐसा है, ये भाजपा और कांग्रेस नूरा कुश्ती करते रहते हैं, जनता के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। और आपसे मेरा सवाल भी है कि आखिर ये जो बीबी मोड़ पर आज हॉस्पिटल है, ये कब हटेगा? स्थिति आप लोगों ने अभी हाल ही में हुए जो एक्सीडेंट है उसमें देख ली है। सारे सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से पूछे या भाजपा पार्टी से पूछे। ये बगल में यहाँ से 4 कदम जाओगे, कल ही पत्थर लगा है। एक बहुत बढ़िया यहाँ पे सीसी मार्ग बनाया गया है। और अंदर जो सिंचाई विभाग ने, जो नगर पालिका का वो जो पार्क था सिंचाई विभाग का, उसको भी टेक ओवर कर लिया नगर पालिका के माध्यम से, प्रशासक के माध्यम से। वहाँ गंदगी रहती थी, सफाई नहीं होती। तो और कल ही जो है, जो हमारे छात्र नहीं, ये प्रशासक नहीं, ये प्रशासक जी के टाइम पे हुआ है। क्या बरसाती मेंढक तो बहुत रुक के आएंगे। दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसका जनता और प्रत्याशियों को बेहद इंतजार था। आखिर वो घड़ी कुछ ही दिनों में आने वाली है, लेकिन चुनाव में कौन जीतेगा ये तो जनता वोट दे के बताएगी। लेकिन आज ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि जनता अपने प्रत्याशियों से सवाल पूछ सके और जान सके कि कौन सा प्रत्याशी उनके लिए सही है, जीतने के बाद उनके लिए काम करेगा। नमस्कार, मैं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 का बेहद ही खास कार्यक्रम नगर निकाय चुनाव 2024। तो आज हम पहुंच चुके हैं रामनगर, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको अपने गेस्ट से मिला देती हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ताइफ खान, कांग्रेस पार्टी से आज ये मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं भाजपा से आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा पार्टी से एक और उम्मीदवार मौजूद हैं, गणेश रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वहीं निर्दलीय से हमारे साथ हाजी आसिफ इकबाल सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। वहीं जनता के लिए भी एक बार तालियां कि आज हमारे कार्यक्रम में आप लोग मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले सवाल मेरा है ताइफ खान सर से। अगर आपको जनता इस बार जिताती है, आप क्या काम करेंगे कि जनता के लिए वो काम अच्छे हों, या जनता जैसे परेशान है, हर बार मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि वादे किए जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते हैं, तो आप जनता के लिए ऐसे क्या काम करेंगे कि जनता आपको इस वोट में जिताए? धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज़ 31 का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस डिबेट में मुझे आमंत्रित किया। रही बात निकाय चुनाव को लेकर के, हम एक दावेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी से हम दावेदार हैं सबसे पहले, और हमेशा उत्तराखंड में कांग्रेस की ही विचारधारा के लोगों ने ही, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तराखंड में एक रामनगर नगर पालिका हो, यदि अगर विकास कार्य किए गए हैं तो कांग्रेस की विचारधारा के लोगों ने हमेशा से ही विकास के कार्य किए हैं। रामनगर एक पर्यटन नगरी के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है, और विगत पुराने टाइम में भी हम लोग एक पर्यटन के क्षेत्र में ही लगातार काम करते आ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि रामनगर में यदि युवाओं को रोजगार देना है, हमने शिक्षा देनी है, एवं हमने एक व्यवस्थित रामनगर बनाना है,
जिससे कि एक मुख्य समस्या जो जाम की रामनगर के अंदर चल रही है, जो कि पूरा रामनगर आज की तारीख में जाम की समस्या से एक तरीके से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका है। अगर आप भवानीगंज से लेकर के रानीखेत रोड पर आ जाओ तो लगातार जाम की व्यवस्था रहती है। हमारा ये मानना है कि हम नगर पालिका में नए विचारों के साथ, युवा विचारों के साथ, युवा सोच के साथ आकर के इस रामनगर के विकास में चार चांद लगाएंगे। सर मेरा यही सवाल आपसे है, सत्यप्रकाश शर्मा जी सर आपसे है कि आपको जनता जिताती है तो आप जनता के हित में कौन कौन से काम करने वाले हैं? जैसा कि रामनगर में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या, यदि हम वहाँ पे आते हैं नगर पालिका में, तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे रामनगर में नजूल की समस्या है। 80 से 85% लगभग 90% जो यहाँ पे मकान हैं, जो ज़मीनें हैं, वो सब नजूल की ज़मीनें हैं। सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि उनको मालिकाना हक दिलवाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि उसके कारण जब तक मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा तो लोगों को उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, उसका दाखिलकारी नहीं हो पा रही, तो उनको लोन बैंक की आज जो ये नजूल भूमि है ये एक तरह से मलबा माना जाता है सरकारी योजनाओं में, तो उसको पहले का मालिकाना हक दिलाने की पहला प्राथमिकता रहेगी। दूसरा यह है कि रामनगर एक पर्यटन जोन है और यहाँ पे कॉर्पोरेट के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफ़ी कॉर्पोरेट के गेट भी खोले गए हैं जिससे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और नगर पालिका का 15 साल से कांग्रेस के चेयरमैन हैं, लेकिन उनका अभी हमारे कांग्रेस के भाई ताइब खान जी ने कहा कि हम यहाँ पर रोजगार करेंगे, ये रोजगार को बढ़ाएंगे नगर पालिका द्वारा। यदि अगर रोजगार को कांग्रेस ने बढ़ाना था तो आज तक कांग्रेस के चेयरमैन ने कहाँ पे रोजगार बढ़ाया? एक चीज़ अगर आप बता दें, इतनी जनता यहाँ पर बैठी है, कि उन्होंने रोजगार के लिए ये रामनगर के चेयरमैन साहब ने एक प्राथमिकता करी हो या जाम को हटाने के लिए एक प्राथमिकता शुरुआत करी हो। अगला सवाल सर मेरा गणेश रावत सर आपसे है, अगर आप पर जनता भरोसा करती है, आपको जीत दिलाती है, तो रामनगर में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसका निदान जनता को अभी तुरंत चाहिए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 31 परिवार का और जो हमारे साहिबान लोग बैठे हैं, दर्शक वर्ग, सबका स्वागत करता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रामनगर इतना बेपनाह खूबसूरत शहर है जिसे प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन इसका जो नगर नियोजन है उस श्रेणी का नहीं है, उस कायदे का नहीं है। आप देखिएगा, आज से करीब 100 साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, नगर पालिका अंग्रेज़ों के टाइम पे नोटिफाइड हो गया था नगर के रूप में हमारा रामनगर, और उसके बाद से जब आज़ाद हुए तो उसके बाद फिर ये नगर पालिका बनी और उसके बाद से लगातार काम चल रहा है। और इस नगर पालिका में नगर पालिका की जो कुर्सी पर बैठे वो एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो फौरी समस्याओं को हल करने के साथ साथ जो आमतौर पे जो समस्याएं हमें नज़र आती हैं या जो विकास की प्लानिंग होती है उसके साथ साथ ऐसा काम करे जो फार साइटेड इफेक्ट वाला हो, यानी कि दूरदृष्टि उसके अंदर हो, विजन हो। मेरी कोशिश रहेगी कि शहर की जनता के सहयोग से, विशेषज्ञों की राय से दूरगामी महत्व वाले काम हम करें। सर अगला सवाल मेरा हाजी आसिफ इकबाल सर आपसे है, अगर आपको जनता जिताती है या यूं कहें रामनगर की नगर पालिका में ऐसी सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या कौन सी है जिसका तुरंत निजात मिलना जनता को ज़रूरी है? धन्यवाद किरण जी, और मैं न्यूज़ 31 परिवार का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहां पर मौजूद जो भी गणमान्य लोग पहुंचे हैं रामनगर की बुद्धिजीवी जनता का, और इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, अगर हम बात करें रामनगर की और नगर पालिका की बात कर रहे हैं, तो नगर पालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मालिकाना हक को लेकर के रामनगर की जनता पिछले उत्तराखंड बनने के बाद से लेके आज 25वां साल अब शुरू होने वाला है, चल ही रहा है, 25 सालों से पार्टियों का और दोनों ही पार्टियों के समर्थित चेयरमैन यहाँ रहे हैं, लगातार जो है वो जनता को गुमराह करते रहे हैं। हाउस टैक्स भी उन संपत्तियों पर लगा दिया गया जिन पर नहीं बनता, और इतना ज़्यादा हाउस टैक्स यहाँ पर लिया जा रहा है जो कि एक आम जनता को देना बड़ा मुश्किल है। उनको मालिकाना हक देने की बात कोई नहीं कर रहा। टैक्स 10% अनावश्यक बढ़ा दिया। पहली बात तो वो टैक्स किस तरह से जो है मलिन बस्तियों से और उन गरीबों से किस तरह से उन पर लागू होता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है कि ये अनावश्यक टैक्स
से जो लूट हो रही है ये कब तक होती रहेगी। और दूसरी बात हम करें यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो नगर पालिका द्वारा कोई भी व्यवस्था वार्ड क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की नहीं की गई। और अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो हमारे युवाओं का भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सब लोग जो है राजनीति के बारे में सोच रहे हैं कि हमने विधायक या सांसद बनाने हैं, पार्टियों का एजेंडे फॉलो करने हैं, लेकिन नगर को नगर के सेवक की ज़रूरत है, यहाँ किसी नेता की नहीं। यहाँ बेटे की ज़रूरत है जो काम कर सके, जो ऐसा काम कर सके जो यहाँ की जनता के लिए है। जनता से पूछना चाहूंगी कि रामनगर में कितना विकास हुआ है। जो भी कोई अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। कौन सबसे पहले पूछना चाहेगा? आखिर ये जो बीबी मोड़ पर आज हॉस्पिटल है ये कब हटेगा? स्थिति आप लोगों ने अभी हाल ही में हुए जो एक्सीडेंट है उसमें देख ली है, वो भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और तीसरी समस्या है रोजगार की। क्या हम घूम फिर के केवल एक जिप्सी चलाएंगे या फिर घूम फिर के केवल एक वो खनन ही करेंगे? मतलब हमारे बच्चों को कुछ और भी मिलेगा इस शहर में? जवाब दीजिए। 15 साल से कांग्रेस यहाँ पे सरकार जीत रही है, तो आप इसका जवाब दीजिए। संजय सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। पहली बात, कांग्रेस नहीं जीत रही। मैं कह रहा हूँ 10 साल से जो आरोप सारा का सारा कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहा है। रामनगर में विधायक भी 10 साल से भाजपा के हैं और आप इस समय मान करके चलेगी सरकार भी उत्तराखंड में भाजपा की चल रही है। और रही बात नगर पालिका की, कि मैं कह रहा हूँ कि नगर पालिका ने ही कुछ नहीं किया, तो जिसका प्रशासक बैठा होता है पिछले 1 साल से, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार के प्रशासक रामनगर नगर पालिका क्या पूरे उत्तराखंड की नगर पालिका में बैठे हैं। जब उन्होंने ही कुछ नहीं किया, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब जो बने हुए थे कांग्रेस के सिंबल पर, उन्होंने कुछ नहीं किया। 1 साल से तो जो प्रशासक उत्तराखंड भाजपा सरकार के थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक साल से बताइए भाई, अब तो जानकारी नहीं होगी शायद। 1 साल से जब से प्रशासक बैठे हैं, आपने अभी आप क्षेत्र में छाएंगे तो आपको पता लगेगा 1 साल से प्रशासक ने क्या काम किया। आपने लाइटें देखी होंगी। एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। आपकी बात रोक के कहूं, मेरी बात सुनिए पहले। एक लाइटें देखी होंगी शहर में, सारी लाइटों में तिरंगे झंडे लग गए हैं, तो लाइटें बढ़ा दी गई हैं। लाइटें कहीं ख़राब होती हैं। पहले आपने देखा होगा कि जब जाड़े शुरू होते थे तो कई बार कई लोगों को ज्ञापन देना पड़ता था, कई लोगों को वो देना पड़ता था कि अलाव जलाएं, अलाव जलाएं, अलाव जलाओ। 10 बार वहाँ ज्ञापन देने पड़ते थे, 10 बार वहाँ जाना पड़ता था, तब अलाव जलते थे। लेकिन अभी जाड़ा अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ और अलाव के लकड़ियाँ डलनी शुरू हो गई हैं। हमारा मकसद है, हम ये कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना कोई हमारा मकसद नहीं है। सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलेगी, चेहरा बदलेगा, तब जाकर के रामनगर का विकास होगा। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, चाहे कोई सत्ताधारी के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। हम बात करते हैं, हम अपनी नई सोच की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नजूल नीति है, कांग्रेस के टाइम से साहब आवाज उठती चली आ रही है। सर, आप सूरत की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि रामनगर में पूर्व गरीब बच्चों की शादी के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया था जिसमें उनका विवाह हो सके, लेकिन वो कूड़े घर में तब्दील हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये विरोध है, हमारा विरोध है। और आज से नहीं है, कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि अगर आज कोई कांग्रेस के सिंबल पे कोई चेयरमैन बन जाता है और मैं रामनगर में जनसेवक के रूप में कार्य करता हूं। मैं पहले तो रामनगर का एक आम नागरिक हूं ना, कार्यकर्ता किसी पार्टी का बाद में हूं। अगर कोई भी दल का चेयरमैन वहां बन के बैठेगा या प्रतिनिधि बैठेगा और गलत करेगा, हमने पहले भी सामुदायिक भवन के मामले में, आप तो उसकी बात कर रहे हैं जो नगर पालिका में सामुदायिक भवन बना हुआ है, हमने एक कोटद्वार रोड पे भी सामुदायिक भवन बना हुआ है, सब लोगों को जानकारी होगी। हमने हमेशा उसकी भी आवाज़ उठाई। एक बार तो आपको याद भी होगा कि वहाँ पे पुलिस चौकी बनाने की बात आई, हमने मना किया। हमने क्या भाई, ये सामुदायिक भवन यहाँ पे गरीब लोग अपने लड़कियों की बच्चों की शादियाँ करने के लिए बनाते हैं, आप इसे यहाँ पुलिस चौकी क्यों बना रहे हो? सबसे पहले विरोध करने वाला मैं ही शख्स था उसका। सर, हमें मालूम है सामुदायिक भवन को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की जिम्मेदारी है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि नगर पालिका की जिम्मेदारी है। जब भी तो हम कहते हैं जब हम लोग आएंगे, जब नए लोग आएंगे, तब जो आज काम हो रहे हैं उससे अच्छे काम करके दिखाएंगे। नए लोग आएंगे तो भाई चिंता इस बार हम हमारा प्रयास है। आप सीधे सीधे कहना चाहते हैं जो पुराने जीते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं? मेरा मानना ये नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा मानना यह है कि नए लोगों को आना चाहिए, नई सोच नए लोगों को आना चाहिए, मतलब जो पुराने जीत रहे हैं उनको हारना चाहिए। मेरा देखो, हार जीत जो होती है जब हार होगी तभी तो नए आएंगे, वो जनता के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता के हाथ में है कि हार जीत क्या होती है। भाजपा के दावेदार ये बैठे हैं। पिछली बार चुनाव में आपकी मिसेस को यहाँ से टिकट मिला था और अभी तक जितनी बार भी नगर पालिका में चेयरमैन बना वो भाजपा का क्यों नहीं बना? क्या भाजपा के जो लोकल लीडर हैं, बड़े लीडर जो उनकी अप्रोच करते हैं, जिनको टिकट दिलवाने की सोच रखते हैं, क्या वो चाहते हैं कि कोई एक नया नेता ना आए आगे?
इसलिए भाजपा का लीडर यहाँ पर नहीं बन पाया। टिकट मिला अगर था। कोई परिवार से दगा कर रहा है तो अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, अगर कोई पार्टी अपनी माँ से दगा कर रहा है तो वो तो वही बता पाएगा कि वो क्या कर रहा है, उसका इसका- जमीर बताएगा ना वो। तो इसका मतलब उसका आप जब- भी उस आप भी बंदे- कहीं ना कहीं मानते हैं ना, आप भी नहीं, कहीं ना नहीं, कहीं मानते हैं कि भाजपा के जो मुख्य लीडर है, जो मेन लीडर है, जो टिकट दिलवाने में यहाँ से सहयोग करते हैं नहीं, टिकट रामनगर दिलवा- से, टिकट तो- उनकी कहीं ना कहीं ये मतलब नियत में है कि कोई नया नेता पैदा ना हो। नहीं, नेता को कोई, अगर किसी ने नेता पैदा होना है या किसी ने आगे बढ़ना तो उसे तो कोई नहीं रोक पाता। देखिए सीढ़ी ये बाय तो सीढ़ी आज चलेगा तक- ना, ये तो जब आज नगर तक पालिका इतिहास में गवाह है आएगा इस तभी चीज़ का। आएगा विधायक भी बनेगा, इसलिए भाजपा में अभी तक कोई काबिज नहीं हो पाया शायद। ठीक नहीं, है इस सर, बात मैं में अगला आपके सवाल सहमत ले लेती हूँ। अगला सवाल, मैं यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा। भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस के जो चेयरमैन थे उन्होंने लगभग 15 सालों से कोई कार्य नहीं किया। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कुछ ऐसा बता दीजिए कि अगले बार जनता आपको वोट दे, जनता आपको क्यों वोट दे। जैसा जिला योजना की बैठक थी, हम विकास की सोच की बात बता रहे हूँ, कांग्रेस को क्यों वोट दिया जाए। तो हमारा ये प्रयास हुआ कि अगर यहाँ पर पार्किंग की जगह पर क्वार्टर बना दिए गए तो बहुत से में आज इतनी जाम की निजात हो रही है, इतना जाम चल रहा है, तो यहाँ पार्किंग बननी चाहिए। जिला योजना में लगातार प्रयास करके सचिव लेवल पर, सीएम लेवल पर, उस समय विजय बहुगुणा जी सीएम हुआ करते थे, तब इस जगह को रोका गया। रोकने के बाद आज वहाँ पे पूरे शहर को एक फायदा मिल रहा है, जिसमें कि सारे शहर की पूरी पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या को निजात मिल रही है। आप मेरी बात सुनिए, जो मैंने कार्य आपको गिनाए जी, जी। वो नगर पालिका के अंडर में थे। जी, जी। पर आपने बात करी विजय भगवान जी की, आज नहीं, जो मैं कहा है, बात आज जो कांग्रेस के में नहीं कार्यकाल है। की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाई साहब, कांग्रेस ने ही हमेशा उत्तराखंड में किया, कांग्रेस ने ही हमेशा रामनगर में किया। नगर पालिका के द्वारा भी जितने कार्य होते आए हैं, जिस पे पार्टी लेवल की सोच होती, एक आदमी की व्यक्तिगत लेवल की सोच होती। अगर मैं जब कांग्रेस का चेयरमैन है, कांग्रेस का चेयरमैन की कांग्रेस सिंपल भी जाना, तो कांग्रेस का प्रतिनिधि नगर पालिका में है, ठीक है। आप यहाँ पे कांग्रेस के नगर पालिका के, आपने खुद बोला उनसे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। मैंने आप ये खुद नहीं कहा। मानते हैं। मैंने ये नहीं कहा। आपने अगर अभी- उन्होंने कहा, सही कहा उन्होंने कि कुछ नहीं किया तो आपने बोला कि नगर पालिका में कुछ मैंने कार्य ये नहीं नहीं हुए। आपने सही कहा, बोला ताई है भाई नगर- सच बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ आपने नहीं सही किया। बोला, नगर देखिए- पालिका में कुछ कार्य नहीं हुए। हाँ। अगर नगर पालिका में अगर कुछ कार्य होता, आप उनकी प्रशंसा करते, आप उनके कार्य गिनाते। आपने खुद बोला कि उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। ताई भाई की उत्तराखंड बात से बनने के सहमत बाद हैं। से, उत्तराखंड बनने के बाद भाई से की बात से दोनों ही सहमत है पार्टियां- कि सवाल ले नगर लीजिए। पालिका में 10 बड़ा साल सवाल से धोखा दिया है। सिर्फ चेयरमैन साहब ने कोई काम नहीं किया। ताई भाई की बात से मैं सहमत हूँ। मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। सर, अगला मेरा मानना सवाल ले यह है लेते कि हैं। कांग्रेस मंच पर आसीन सभी नए निर्मित ख्वाब देखने वाले भाइयों को मैं इस 31 चैनल के मार्फत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। किताब भाई, बहुत अरसा पूर्व हमने देखा था कि सिविल लाइन की लाइनें पड़ी थी, उसमें कई लोग मरे भी जब उसका कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी सिविल लाइन का कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण हमारी नदी नाले जो है इसको इतना दूषित कर रहे हैं कि टाइल्स के काश्तकार कंट्रोलों के हिसाब से मलबा निकालते हैं। इस पर आज तक कार्य नहीं हुआ। क्या हमने यही ख्वाब देखे थे कि इस चौड़ीकरण के नाम पर हमारे जो है रोज़गार छीने जा रहे हैं, हमारे आवास छीने जा रहे हैं? क्या एक विकल्प ये नहीं है कि बाईपास हम यहाँ से निकालने के लिए अब एक मुहिम छेड़े? तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि आज दिन पर दिन हमारे यहाँ हर साल ट्रेनों का यातायात हमारा मुख्य साधन रहा, बड़ी लाइन के लिए आंदोलन हुए थे, आज हमारी सारी ट्रेनें बंद करती जा रहे हैं। संपर्क क्रांति अब ये बंद हुई है 1-1.5 महीने के लिए। जनता एक्सप्रेस लखनऊ से जो जोड़ती थी वो बंद है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या मुहिम लेना चाहेंगे? सभी प्रतिनिधि से जानना चाहूँगा। संजय, जैसे सीवरेज का मामला है, जब पहले उठाया गया और ये मामला जितने भी लेवल पर गया, बोर्ड से ऊपर सरकार इसमें पूरी इन्वॉल्व होती है, जिला स्तर पर और सरकार लेवल पर इस वाली योजनाओं को लगातार इसमें डेवलपमेंट, कभी ये रूप चेंज हुआ, कभी ये चेंज हुआ। तो पिछले 10 वर्षों से इस समय उत्तराखंड राज्य में भाजपा की सरकार है, सीवरेज का बड़े लेवल का काम है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो सत्ताधारी के लोग हैं वो लोग इस सीवरेज के बारे में आपको ज़्यादा मुझसे अच्छा बेहतर बताएंगे। रही बात आपने कहा कि ट्रेनों की, भाई जब लखनऊ कोच बंद हुआ, एक बार मैंने भी उसमें आवाज़ उठाई थी। जब लखनऊ कोच एक बंद हो जाया करता था ना, तो हम रामनगर के जितने भी लोग हो, चाहे बड़ी रेल लाइन का उदाहरण कहो, चाहे लखनऊ कोच की बात करो, कि एक डिब्बा भी बंद हो जाता था तो हम सारे लोग, शहर के लोग वहाँ पे चले जाया करते थे, जब तक कांग्रेस का कार्यकाल चलता था। और सारे लोग मूवमेंट करा करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता जाया करते थे, वो काम हो जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों से जब तक भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, एक जनता के अंदर बड़ी निराशा आई। जनता एकदम से उठ करके मांगने भी नहीं आ रही। रीजन पता क्या है? लोग ये कहती है, जनता ये कहती है कि मांगो उससे जो देवे।
यहाँ तो लोग मांगते मांगते थक जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, तो जनता के अंदर एक निराशा आ रही है। आपने देखा होगा रामनगर की जनता ने, एक जमाना हो गया रामनगर के अस्पताल को हटाने के लिए हम प्रयास करते करते सब लोग हट गए। सीवर का जवाब कहा कि भाजपा पार्टी इसका जवाब देगी। नहीं, सरकार लेवल का मामला है। तो मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? बताएं। देखिए, जो सीवर लाइन का मामला है, इसमें कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा घोषणा की जा चुकी है और निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही सीवर का काम रामनगर में प्रारंभ होगा। रामनगर समेत कुछ अन्य शहरों की भी सीवर लाइनों का काम उन्होंने कराने की बात कही थी। जहाँ तक, और मुझे लगता है एडीबी के माध्यम से वो कार्य होना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से, और बहुत जल्दी ही वो ज़मीन पर धरातल पर उतरेगा। जहाँ तक बात आई ताइब भाई की कि भाजपा के कार्यकाल में लोग आंदोलन नहीं हो रहे और जनता मांग नहीं कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार खुद से दे रही है। अब जैसे नगर निकाय की बात करूं, कई बार जैसे पब्लिक में से भी सवाल आ रहे हैं, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो, देखो हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें केंद्र सरकार होती है, उसका अपना काम होता है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का अपना काम होता है, और ये छोटी सरकार है नगर निकाय की सरकार, और नगर निकाय की सरकार या ग्राम पंचायतों की सरकार, तो तीनों के अलग अलग काम बटे हुए हैं। हमने जो है ऐसे पूरे परिवारों को ढूंढा पूरे देश के अंदर जिनके घरों में बिजली नहीं, उनके लिए भारत सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का निवेश करके एक एक घर को चिन्हित करके उनके घर में बिजली पहुंचाई, आवास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत सरकार द्वारा लक्ष्य लिया गया जिसके सर पे छत ना हो। तो भारत सरकार के अपने एजेंडे हैं, उसमें काम हो रहा है। तो जो मैं वही बात ला रहा हूँ आसिफ भाई, कि जो सीवरेज का काम था, इस वजह से चूँकि वो सेम एजेंसी से काम होता है और उसमें क्योंकि जो सीवर प्रणाली है, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी राज्य सरकार को कि जिस तरह से यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, तो सीवर के लिए पर्याप्त संख्या में पानी भी चाहिए। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा हो चुकी है, इसकी डीपीआर बन चुकी है, डीपीआर जमा हो चुकी है, और निकट भविष्य में आप देखेंगे बहुत जल्दी सीवर का काम भी यहाँ पर शुरू होगा। आप रामनगर नगर पालिका का बजट कितना, ये भुवन डंगवाल जी हमारे मेंबर रहे हैं, इनसे पूछिएगा कितना यहाँ पर बजट है। और ये देखिए, और लाखों, सुनिए, लाखों रुपया यहाँ पर खर्च हो गया, लाखों करोड़ रुपया जो है पिछले 15 साल से कांग्रेस के जो हमारे चेयरमैन के नेतृत्व में यहाँ पर है। तो क्या आपको लगता है कि इतना रुपया वास्तव में ज़मीन पे धरातल पे खर्च हुआ होगा? तो कहने का अर्थ है हमें ऐसा नगर निकाय चाहिए जहाँ पर सुशासन के साथ साथ एक विजन भी चाहिए, दीर्घकालीन समस्याओं के हल के साथ साथ आने वाले 20, 25, 50 साल का भी नियोजन करने की दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। ऐसा हमें नगर पालिका चुननी, बाकी बहस हम करते रहेंगे, 2 साल 4 साल बहस में निकल इकबाल सर, जैसे आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल ये आपसे है कि ज्यादातर ये देखा जाता है जो काम पूरे नहीं होते हैं वो पार्टी दूसरी पार्टी पे थोप देती है कि इस पार्टी का शासन था इसलिए ये काम नहीं हुआ। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं इसी बात को बता दूं कि उत्तराखंड अलग बनाया इसलिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरें। अब हम नगर निकाय की बात कर रहे हैं। रामनगर में सीवर लाइन बहुत लंबे समय पहले पड़ गई थी, और यहाँ पर बैठे हुए मौजूद मेरे जो जनप्रतिनिधि हैं, कहूँ दोनों ही पार्टियों के समर्पित यहाँ पर जो है समर्थित चेयरमैन रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उत्तराखंड की और रामनगर की इस जनता को ये 25 साल से लगभग छलते आ रहे हैं। जो सीवर लाइन पड़ी थी वो बहुत लंबे समय पहले पड़ी थी, और अगर हम बात करें उस सीवर लाइन की ट्रीटमेंट प्लांट भी बना हुआ है, अभी सीवर लाइन की बात है। और ग्रामीण हमारे इतने परेशान हैं कि आज भी रामनगर की सारी गंदी नालियों का सारा पानी वो नहरों में, नदियों में पड़ रहा है। तो ये दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधि इसमें जिम्मेदार रहे हैं। दोनों ही पार्टी की सरकारों ने उस और अपने प्रतिनिधियों से कोई जवाब तलब नहीं किया। जनता ने बहुत मांग की, यहाँ तक कि ग्रामीणों ने इसको लेकर के आंदोलन भी चलाया था कि ये सीवर जो आप नहरों में डाल रहे हैं, हमारी फसलें और मवेशी इससे मर रहे हैं। तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो 80% लोग आज की डेट में मोह खत्म हो गया। दोनों ही पार्टियों के समर्पित और प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे। नया लीडर चाहती है, इसलिए नई पार्टी खोज रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जनता को एक कर्तव्यनिष्ठ, सच्चे और कुशल सेवक की जरूरत है। यहाँ पर किसी नेता या किसी राजनेता या किसी गद्दी वाले की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक कुशल सेवक की जरूरत है, और सेवक बनना चाहिए। ये यहाँ के जो समर्थित पार्टियों के प्रत्याशी बनते हैं वो अपने विधायक और सांसद बनाने में लग जाते हैं, अपनी पार्टियों के एजेंडे आगे बढ़ाने। अगला सवाल ले लेती हूं पहले। मैं महाविद्यालय का छात्र हूँ और मैंने 7 साल इस महाविद्यालय के ग्राउंड को दिए हैं, और मैं यहाँ पे भर्ती की तैयारी करता था। तो कम से कम 3 बार मौखिक रूप से
और व्यक्तिगत तौर पे और ज्ञापन के माध्यम से भी मैंने अकरम साहब को यहाँ पर महाविद्यालय के ग्राउंड की समस्या से अवगत भी कराया था। वो हमारे महाविद्यालय के ग्राउंड पे भी आए थे, परंतु वो मुझे जब भी मिलते थे ज्ञापन से पहले वो व्यक्तिगत तौर पे मुझसे मिलते थे। जैसे ही मैंने उन्हें ज्ञापन के तौर पर वहाँ पर लिखित में भी दिया, मुझे तारीखें भी अभी भी याद हैं, और उस पर किसी प्रकार की वो मौखिक रूप से उन्होंने मुझे बोला भी, और कोई भी जहाँ जांच करने आए और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उस बात को कम से कम 3 साल हो गए हैं। तो क्या आप मुझे उस पर जवाब देंगे कि आप देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते, या नगर पालिका के हाजी मोहम्मद अकरम जी व्यक्तिगत तौर पर मैं उनसे कहूँगा, या वो नहीं चाहते कि यहाँ पर युवा आगे बढ़े? सर बताइए, इसका जवाब क्या देंगे आप? ताइब जी तो पहले ही मान चुके हैं कि उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। भाई मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए एक तरफ आपने तो पहले ही मान चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं, तो ये तो कुछ वो उन्होंने पहले ही कह दिया कि 10 साल कुछ नहीं करा है। भाई मैं भी यहाँ पर एक मतलब छात्र रहा हूँ और मेरा कार्यकर्ता से संतुष्ट नहीं है। एक तो यहाँ पे पूरी डिबेट में मैं आपको बताऊं, मैं किसी नगरपालिका चेयरमैन का यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं 35 साल का सिपाही हूँ, और मैं हमेशा एक दावेदार करने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी से हम एक दावेदार हैं कि इस बार चेहरा बदल करके हमको प्रत्याशी बनाया जाए, तब हम बेहतर काम करेंगे। और दूसरी आपकी बात वो ठीक है, लेकिन चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन विचारधारा तो सेम ही है ना। विचारधारा मुझे बताइए, विचारधारा सेम है, आप आएंगे आपकी विचारधारा भी हमारी विचारधारा होगी। आप बताइए, आप पार्टी के अलावा पार्टी के अलग से चल सकते हैं? आपकी विचारधारा तो सेम ही है ना। ऐसा नहीं, ये बात मैंने आपसे पूछा, जो मेरे कार्य थे, जो मैंने आपको कार्य को करे, कि मैंने आपको बताया ज्ञापन के तौर पर किया था, व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके से प्रयास हो सकता था उस तरीके से हमने प्रयास करा। आप बताइए, 3 बजे सुबह 4 बजे यहाँ पर हमारा महाविद्यालय में जो पढ़ते हैं छात्र पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, वो भर्ती की तैयारी करते हैं। एक लाइट वहां पर नहीं है। अभी G20 के तौर पे यहाँ पे पीछे से दीवार की बाउंड्री कर दी गई थी, नहीं तो वहां पे हिरन और 3 बार वहां पे नीचे कोसी किनारे बाघ भी आ चुका है। उसकी रक्षा के लिए आप क्या बताइए, आप नगरपालिका क्या चाहती है ये बताइए, आप उनकी रक्षा के लिए आपका कोई वो नहीं है? मेरा मानना है भाई, क्यों नहीं है, नगरपालिका की भी उतनी जिम्मेदारी है, लोकल विधायक की भी उतनी जिम्मेदारी है। अगर हमारे क्षेत्र में पिछले 10 सालों से एक विधायक जी हैं, उनकी उत्तराखंड में सरकार है, कौन से विधायक या उत्तराखंड की सरकार नहीं चाहती कि इस महाविद्यालय में अभी जरा सी सरकार चाहेगी तो 2 मिनट के अंदर पूरी बाउंड्री वाल भी बन जाएगी, लाइटें भी लग जाएंगी। बाउंड्री वाल बन चुकी है, आप उत्तराखंड की सरकार से तो बाउंड्री वाल बन गई है, एक नगरपालिका बाउंड्री वाल टाइप की आप जाके देखिएगा, वहाँ पर बाउंड्री वाल बनी है। से तो कोई अपेक्षा नहीं रखते, नगरपालिका बन के गई है। लिमिट फंड से पहले आप उनकी पूरी बात तो सुनिए, सर मैं अगला जवाब ले लेती हूँ। ऐसा है कुछ आपको अगर कोई बात रखनी है, माननीय विधायक जी ने बनवा दी है वहाँ पर, आप देखिए पता करिए ना, पहले छात्र बैठे हैं। मेरा नगरपालिका की जिम्मेदारी में है, ये व्यक्तिगत मुद्दा है रामनगर का। सरकार पूरे प्रदेश का मुद्दा देखेगी, नगर पालिका का मुद्दा है। भाई ने बहुत अच्छी बात की, ऐसे युवा बहुत परेशान है जिनके लिए ना ऐसे कोई ग्राउंड, ना कोई ऐसी व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें ये कोचिंग कर सके। मजबूर हैं आज भी दूसरे राज्यों में जाने के लिए यहाँ के युवा, और ये सारे युवाओं को यहाँ की नगर पालिका छलती आ रही है, चाहे प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन ये छलते आ रहे हैं। इन युवाओं के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया है। ठीक है सर, मैं अब अगला सवाल ले लेती हूँ। अगला सवाल कौन करने वाला है? गणेश रावत जी, सत्यप्रकाश शर्मा जी और आसिफ इकबाल जी, इनसे सबसे मेरा सवाल है। ताइब जी को क्यों छोड़ दिया? ताइब जी को मैं नहीं मतलब यहाँ तो डिबेट सभी लोग ऐसा है, सत्ता में जो बैठे हैं वो सवाल तो उनसे होगा, इनसे क्या होगा? नगर पालिका की सत्ता की बात हो रही है ना, वही तो नगर पालिका में कांग्रेस के आप सवाल पूछिए। सत्ता में जो बैठे हैं, मेरा उनसे मतलब है। ऐसा है, अभी तो नगर पालिका की बात हो रही है। हाँ, नगर पालिका। मेरा इनसे एक सवाल ये है, सिर्फ एक सवाल, पार्टी की ओर से पूछो, पब्लिक यहाँ पर पार्टी जो विधायक हैं और जो सांसद हैं वो लगातार भाजपा के हैं। मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ, तो इन दोनों ने, विधायक जी ने और सांसद जी ने, इस नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी विकास कार्य का एक पत्थर लगाया हो तो ये तीनों बता दें। जवाब दीजिए सर, कौन देगा जवाब? देखिए तीनों से सवाल नहीं बनता ये। सर एक एक करके जवाब दीजिए, लेकिन तीनों दीजिए। अतुल भाई, हमारे अतुल भाई बड़े भाई हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कोई बात नहीं। एक जनता के बतौर सवाल किया आपने। ये बगल में यहाँ से 4 कदम जाओगे, कल ही पत्थर लगा है, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे सीसी मार्ग बनाया गया है। और अंदर जो सिंचाई विभाग ने, जो नगर पालिका का वो जो पार्क था सिंचाई विभाग का,
उसको भी टेक ओवर कर लिया नगर पालिका के माध्यम से, प्रशासक के माध्यम से। वहाँ गंदगी रहती थी, सफाई नहीं होती। तो और कल जो है जो हमारे छात्र नहीं, ये प्रशासक नहीं, ये प्रशासक जी के टाइम पे हुआ है। छात्र नेता हमारे पूछ रहे थे, बाउंड्री वॉल का काम भी हमने कराया, उसके अलावा हेलीपैड में वहाँ पे दिक्कत होता था, कीचड़ भरता था, वो काम भी हमने कराया। अब रोडवेज स्टेशन जाके देखिए, 27 करोड़ रुपया, कोई अस्पताल खोल दिया, रोडवेज स्टेशन के लिए वहाँ पे लग रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए 8 करोड़ रुपया लगाया गया है। आप मेरे साथ चलिए, अगर आप आंख में पट्टी बांध लेंगे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आंख खुली रखोगे सब कुछ दिखाई देगा। आप आंख में पट्टी ट्रेनें बंद क्यों की गई, इसका जवाब दीजिए। देखो ट्रेन क्यों नहीं खोली, देखो नई ट्रेनें खुलने जा रही हैं बहुत जल्दी। आप रेलवे स्टेशन जाइए, रेलवे स्टेशन आप गए हो, कब से नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी का रेलवे स्टेशन कब से नहीं गए? आश्वासन है या असल में ये कार्य होगा भी? ये होगा बिल्कुल। आप रेलवे स्टेशन जाइए, कितना सुंदर रेलवे स्टेशन वहाँ पे बन रहा है। 5 अमृत योजना के तहत 5.5 करोड़ रुपया वहाँ पे रेलवे स्टेशन में खर्च हो रहा है। सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज का डीपीआर जा चुका है, नई ट्रेनें प्रस्तावित हैं रेलवे मंत्रालय में, बहुत जल्दी अमल में आएंगे। अतुल भाई खुद उन ट्रेनों में बैठ के जाएंगे। ऐसा है, ये भाजपा और कांग्रेस नूरा कुश्ती करते रहते हैं, जनता के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। और इनसे आगे बढ़कर हम खुद अपने सांसदों को और विधायकों को बताते हैं, मंत्रियों को बताते हैं कि हमें जनता को ये चीज, ये तो सोए रहते हैं इलेक्शन में, अचानक बिस्तर से निकल के आ जाते हैं। हम खुद बताते हैं, गणेश रावत वो व्यक्ति है, जब भी कोई मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, हम जनता की समस्याओं को लगातार उनके पास, ये कांग्रेसी कोई नहीं आते हैं, 5 साल सोए रहते हैं, फिर सोचते हैं पब्लिक ने गिरा दे, पब्लिक ने लेटा दिया इनको, पूरा लेटा दिया। और ये जो नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, नगर पालिका रामनगर के कांग्रेस के, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष हैं। ये जो है, मैं आपसे इसीलिए कह रहा था कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार, डबल इंजन, उसके बाद ट्रिपल इंजन लगेगा तो बढ़िया चलेगी। ये नहीं कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाला सीएम वो जो है यहाँ पर जो है पालिका अध्यक्ष हो, कोई भी चीज़ हो। मेरा एक सवाल सारे जनप्रतिनिधि से है कि आप सभी को पहली बार अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन ये जो कांग्रेस और बीजेपी वाली जो डिबेट चल पड़ी है, ये नगर पालिका के उसमें कहाँ से आ गई है? आप अपने अपनी पार्टी को फायदे गिना रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सारे सवाल का जवाब दे रहे हैं आप बस। नहीं, आप जो सवाल का जवाब चाहे कांग्रेस वाले हों या बीजेपी वाले हों, वो सब देख रहे हैं। जनता को तो छला जा रहा है। आप सब लोग, अभी हमने पीपी मोड में देखा, कई बातों में देखा, आप सब लोग आपस में गुटबाजी के शिकार हैं। पहली बात, मुझे सत्यता से बात कहने वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन जो अगर नगर पालिका अपने कर्तव्य को वो कहाँ समझ गई, किसी ने समझा? एक अगर जीपीपी के पीछे लाइट है तो उसके लिए भी कहना पड़ रहा है कि जी यहाँ पर अंधेरा है। एमपी इंटर कॉलेज के बराबर में जो रोड है वो पूरी अंधेरा, अब जा करके कितनी बार कहने के बाद वहाँ पर लगा। दूसरी बात यह है कि बरसात के दिनों में जो बाढ़ आती है तो वो जो टैंकर की व्यवस्था, एक एक टैंकर कभी 24 घंटे में, कभी 36 घंटे में आता है, उसके लिए ये वाली बातें की जाए। ये क्या कि मैंने ये करा, मैंने ये नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पीपीपी मोड की बात है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी कल कह चुके हैं कि ये जो है ये दिसंबर में सारे पूरे प्रदेश में जहाँ भी पीपीपी मोड के अस्पताल हैं सब हटा दिए जाएंगे और सरकार फिर से अपने हाथों में लेगी। क्योंकि एक समय पे डॉक्टरों की भारी कमी थी प्रदेश में, इसलिए ये प्रयोग किया गया था। लेकिन उनका कहना है कि अब पूरे डॉक्टर्स की नियुक्तियाँ हो रही हैं और काफ़ी डॉक्टर्स हमारे पास हैं, इसलिए अब कोई भी अस्पताल पीपीपी मोड पर नहीं चलेगा। दूसरी बात, जैसी भाई साहब की का प्रश्न था, उनका कहना था कि पब्लिक को हर बात के लिए कहना पड़ता है। ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया नगर पालिका में कि बिना सिफारिश के, बिना शिकायत के काम हो। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारे नेतृत्व में अगर नगर पालिका आएगी तो ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि बिना शिकायत और बिना सिफारिश के काम हो। किसी तरह की गिरोहबंदी से, किसी भी तरह की गुटबाजी से नगर पालिका को मुक्त रखा जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम होगा पूरा, और आप अपने मोबाइल से अपनी ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं और सीधे आपको समाधान मिलेगा। अगला सवाल पूछती हूँ सर, आपका क्या सवाल है? नगर पालिका का प्रश्न जो है पार्टीबाजी में तो नहीं होना चाहिए ना। जन समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, कितना कर सकता है, कितनी कैपेबिलिटी है उसकी, उसके हिसाब से चलना चाहिए। और साथ में पब्लिक को ये भी देखना चाहिए कि आज तक उसने क्या किया है पब्लिक के लिए। आज तक क्या बरसाती मेंढक तो बहुत उपके आएंगे, क्षमा चाहूँगा, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड भी पब्लिक को चेक करना चाहिए
कि पूरे नगर के लिए जो समस्याएं हैं उसका समाधान वो कर पाएगा या नहीं। धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद। आपने जो जनता के हित की बात कही है, मेरा जनता से, मैं आपका आभारी हूं कि ये सवाल आपने उठाया। जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है यहाँ, और जनता को एक सेवक चुनना है। देखिए, बाजार से एक घड़ा भी लेने जाते हैं तो उसे भी बजा बजा के देखते हैं, तो प्रत्याशियों को भी ऐसे ही बजा करके देखें, और उसको जो जिसको लगता है कि ये इसकी क्षमता है, क्या कार्य क्षमता है, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या वो कर सकता है, क्या सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाला है या नहीं है, और इसके अलावा जो सभी को साथ में लेकर के चल सकता है या नहीं चल सकता है, उसका जो लेखा जोखा है वो भी देखा जाए। आखिरी सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछिए, फिर उसके बाद कार्यक्रम को विराम देते हैं। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, जैसे कि आप नगर पालिका के आप चेयरमैन के दावेदार हैं यहाँ से, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आपकी क्या अप्रोच है? सभी लोग इस पर का जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले मैं जवाब दे दूं, अगर बुरा ना माने तो भाई। सर बोलिए। देखिए, यहाँ पर ये नितांत ज़रूरत है जो भाई ने कही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रामनगर की। चिकित्सा और जो रोजगार है, इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है, और इसी के साथ मालिकाना हक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये तीन यहाँ की प्रमुख ज़रूरतें हैं। इस पर उत्तराखंड बनने के बाद से दोनों ही पार्टियों के समर्थित और प्रत्याशी वहाँ पर प्रतिनिधि बन के पहुँचे हैं, और उनके द्वारा पूरी रामनगर की जनता को छला गया है। देखिए, मेरा सवाल तो ताइब खान जी से है कि देखिए, आपने तो बोल दिया कि मतलब आपके जो चेयरमैन है, जो अभी 15 साल से यहाँ पे रामनगर के अंदर हैं, आप तो कह दे रहे हो कि कोई बात नहीं है, पार्टी से अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, पार्टी की अलग है, पार्टी अगर विचारधारा चेंज करेगी तो हमें या किसी और प्रत्याशी को चुन ले, आप ये कह रहे हो। ठीक है, मतलब जनता जो है वोट दे, आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन जनता को तो ये दिख रहा है ना कि सामने वाला व्यक्ति इस पार्टी का है, तो वो उसकी विचारधारा को, उसकी विचारधारा तो समझेगा, पार्टी को एक ही तो समझेगा। मैं आप लोगों से लगातार कह रहा हूं कि हमारा ये प्रयास है। अब यदि अगर आप मेरे से ये कहो कि मैं पिछले नगर पालिका के विकास कार्यों की गिनती बताऊं, तो देखिए, जितना भी नगर पालिका ने कार्य किया है, अगर पानी की लाइन ऊपर तक पहुंची है, घर घर तक पानी पहुंचा शहर के अंदर, तो वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। रही बात नालियों का, नालियों के लिए लगातार सीवरेज और वो दोनों लाइनें, दोनों काम इक्वली ऐसे जुड़े हुए हैं कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी कम से कम नालियां नहर में जा कर के, जब तक एक सीवरेज प्लांट नहीं लगेगा पूरा का पूरा, मेरा ऐसा ही मानना है कि आप ये मान करके चले। ताइब भाई, अभी जब तक जितनी भी नालियां हैं और जो नदी में जा रही थी, कोसी नदी में, तो उसको टैप करके उनके लिए एक बल्दिया पड़ाव में पंप स्टेशन बनाया गया है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं उससे 500 मीटर नीचे एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। 50 करोड़ रुपया नमामि गंगे के तहत भारत सरकार ने स्वीकृत किया, और राज्य सरकार द्वारा ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। रही बात बाकी शहर की जो सीवर लाइन है, उसको जोड़ने की निकट भविष्य में उसके लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है, उसका DPR बन चुका है, उसके लिए जल्दी धन का आवंटन हो जाएगा, और सीवर लाइन पूरे शहर के अंदर नगर पालिका के द्वारा कई बार प्रयास किए गए, लेकिन नालियां नदियों में जा रही है, उसके लिए बन चुका है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, सारे उम्मीदवारों से है। आपने सभी की समस्याएं सुनी कि रामनगर में क्या क्या समस्याएं हैं, आप इन समस्याओं में से किस पर काम करना चाहेंगे? एक एक करके सारे उम्मीदवार इसका जवाब दे दे कि कौन कौन सी समस्या आप सुलझाएंगे। देखिए, शुरुआत यहाँ से कर दीजिए। मेरा मानना यह है कि रामनगर को इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले वो है जाम से निजात। जब तक हम रामनगर को जाम से निजात नहीं दिलाएंगे, हम शहर का विकास के लिए सुव्यवस्थित नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पे आप मान करके चले, हमें स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीर होना पड़ेगा। देखिए, लगातार झूठे वायदे भाजपा सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किए जाते रहे कि आज हटा देंगे, कल हटा देंगे। अभी भी हमारे बड़े भाई गणेश रावत जी ने कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दिसंबर तक कह रहे हैं हटाने को। मैं आज भरे मंच से कह रहा हूँ, और मैं निवेदन कर रहा हूँ भाजपा सरकार से कि दिसंबर छोड़ो, तुम जनवरी प्रथम सप्ताह में हटा दो, लेकिन इसे PP मोड से हटा दो, जो शहर को बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है। सबसे पहले जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मालिकाना हक की है, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और मालिकाना हक लोगों को, रामनगर की जनता को दिलाएंगे। दूसरा, हमारा पर्यटन नगरी है, उसको पर्यटन नगरी में किस तरह से स्वरोजगार बढ़ाए जाएँ, उस स्वरोजगार पे लोगों के लिए, रोजगार के लिए काम करेंगे। और तीसरा क्या है,
अभी एक मुद्दा यहाँ पर नहीं आया, रामनगर में काफ़ी तेज़ी से युवाओं में नशा बढ़ रहा है, उस नशे पे हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे। उस नशे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नशे के खिलाफ हम सबको, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई दल हो, उनको हम सबको मिलके उस नशे को इस रामनगर से जड़ से ख़त्म करने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उससे बर्बाद हो रही है और उस बर्बादी को हमें अपने रामनगर को बचाने के लिए नशे पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब आपसे पूछती हूँ कौन कौन सी समस्याओं पे आप काम करने वाले हैं? देखिए, अगर ईश्वर ने और जनता ने अवसर दिया तो हम लोग पूरे शहर की विकास का एक रोड मैप हमारे दिमाग में है, पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस तरह से इस शहर को आगे बढ़ाया जाएगा। और पिछले 15 वर्षों का 20 वर्षों का जो कुशासन रहा है नगर पालिका में, जिस तरह से सरकारी धन की बंडरबाट हुई है, जिस तरह से सरकारी धन का अपव्यय हुआ है, 300-400 करोड़ रुपए का बजट जिस तरह ठिकाने लगाया गया है, उसकी बजाय उसको एक सुव्यवस्थित मॉडल की तरह रामनगर को सामने लाएंगे। जिस तरह से नगर पालिका ने पूरे रामनगर को पटरी बाजार बना दिया है, जिस तरह से नॉन वेंडिंग और वेंडिंग जोन घोषित न करके पूरे एक शहर के अंदर जो लोग हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ा, उन सब चीज़ों को हम व्यवस्थित करेंगे जिसमें रोजगार भी लोगों का चलता रहे और जनता को कोई परेशानी भी ना हो। इस शहर की जो दीर्घकालीन समस्या, जैसे पार्किंग की समस्या है, बाईपास की समस्या है, तमाम तरह की समस्याओं को एड्रेस करने का कार्य किया जाएगा। नगर पालिका के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं या दूसरे तरह के समूह हैं, उनको हम समूह पहले भी बने लेकिन कागज़ में बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हम वास्तविक रूप से रोजगार सृजित करते हुए उन माताओं बहनों को आजीविका के साथ जोड़ेंगे। साथ में जैसे नशे की बात हमारे बड़े भाई ने कही, नशे के बच्चे नशे पे जा रहे हैं लेकिन उनको विकल्प दिया जाएगा। इस शहर में अच्छी अच्छी सुंदर लाइब्रेरियाँ बनाई जाएंगी जिनको निःशुल्क युवाओं को पढ़ने के लिए, जिसमें इंटरनेट से लेकर किताबें तक उपलब्ध कराई जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम ठीक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आपका भी सुझाव लेंगे। हमारे राजीव अग्रवाल जी, मोनू भाई और अपने अरोरा जी बैठे हैं, उनका भी सुझाव लेंगे, पत्रकार बंधुओं का, अतुल जी का सुझाव लेंगे। हम पक्ष विपक्ष को नहीं देखेंगे कौन किस पार्टी का, हम सबके सकारात्मक सुझावों से इस शहर को आगे की दिशा में लेके जाएंगे। सर आप बताइए, आप कौन कौन सी समस्याओं पर काम करने वाले हैं? देखिए, रामनगर की जो सबसे प्रमुख समस्याएं हैं, जिसमें मालिकाना हक यहाँ की प्रमुख समस्या है, उस पर पूरा काम किया जाएगा। और जो ये बढ़ा हुआ हाउस टैक्स अचानक बढ़ा दिया गया और जिन सभी संपत्तियों पर बढ़ा दिया गया, चाहे वो मलिन बस्तियों में हो, आवासीय हो, तो उसको बिल्कुल सही किया जाएगा। जिन पर हाउस टैक्स नहीं बनता उनसे ख़त्म किया जाएगा, गरीबों को सुविधा दी जाएगी और मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो निजी और स्वामित्व वाली संपत्तियां हैं उन्हीं पर हाउस टैक्स लिया जाएगा। किसी तरीके से जो है आवासीय में कॉमर्शियल का हाउस टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिस तरह से आज रामनगर की जनता उससे परेशान है। और जो यहाँ के ठेके हैं, वो ठेके अनावश्यक रूप से जो बनाए गए हैं वो सब बंद किए जाएंगे, चाहे उसमें बड़े मीट का ठेका हो। जब तक वेंडर जोन नहीं दिया जाएगा, बाजारों की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक तय बाजारी जैसी अवैध उगाई नहीं होगी। सर आप सभी का धन्यवाद, जितने भी उम्मीदवार हैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं जनता का भी बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम में आप लोग मौजूद रहे और आपने अपना कीमती समय दिया। वहीं न्यूज़ 31 की टीम जो आज रामनगर में मौजूद थी, रामनगर की चुनावी यात्रा दिखाई। कुमाऊं से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पूरे उत्तराखंड में जो ये चुनावी यात्रा चलेगी और पूरे उत्तराखंड में चुनाव की क्या स्थिति है वो दिखेगी। जनता सवाल पूछेगी, प्रतिनिधि जवाब देंगे। पूरी चुनाव यात्रा हम आपको दिखाएंगे। पूरी चुनाव यात्रा देखने के लिए न्यूज़ 31 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और न्यूज़ 31 से जुड़े रहे और न्यूज़ 31 को देखते रहे। धन्यवाद।